सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरों, प्यारे शेरनियों, क्या हाल है। आपने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा हमारा चैप्टर का, जिसका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बुक्स है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का पार्ट 1। अगर आपने नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिए। फुल पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने इस फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तक चैप्टर को रखा था, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। सब जोश में हो, सब ठीक हो, पूरा मन लगा कर देखिए। ऐसे कोई टेंशन नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है। आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है वो शायद मई के लास्ट या जून के मिड में ही होने वाला है। उसी हद तक हम एक और चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन आंसर। आप देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आएगा, क्वेश्चन आंसर्स आएगा, रिविजन होंगे, प्रॉपर आपका प्रिपरेशन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये मेरा हौसला है। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी ये पढ़ना चाहता है क्लास 8 का, और जो भी है जो लोग इसको रिवाइज करना चाहता है। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉयल प्रोफाइल का पिक्चर देखिए। पहले तो यहाँ पर सॉयल प्रोफाइल का एक पिक्चर दिया गया है जो हंस रहा है, जो दिखने में बहुत क्यूट है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो पहले लेयर हम देख लेते हैं। पहले तो हमारा ग्रास हो गया, फिर नीचे आता है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। मतलब ह्यूमस मतलब क्या पता है आपको? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स होता है ना सॉइल से, उससे जो बनता है सॉइल का स्ट्रक्चर, उसे कहता है ह्यूमस। मतलब प्लांट्स डीके, एनिमल डीके, जो भी है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मिल के जो सॉइल का लेयर होता है ना, जिसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। एंड वेजिटेशन, और वही सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होता है और वो वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। उसके नीचे सब सॉइल, जो एक मेजर पार्ट है सैंड, सिल्ट और क्ले से बना हुआ। उसके नीचे वेदर रॉक। और वेदरिंग आपने पढ़ा था, सन, विंड, फ्रॉस्ट, इनके एक्शन में पत्थर का जो इरोशन होता है, जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, जिससे अल्टीमेटली सॉइल पे बनते हैं, तो उसे कहते हैं वेदरिंग। आपने अगर नहीं देखा, मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैं क्लियरली समझा चुका हूँ। और नीचे है पेरेंट रॉक, मतलब जिस पे सॉइल बेस किया हुआ है। ओके, सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर सॉइल। 100 से ज़्यादा साल लगता है 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने में। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। किस किस फैक्टर के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखो, ये पेरेंट रॉक, इसका नेचर जैसा होगा ना, सॉइल वैसे ही ऊपर का फॉर्म होगा। सपोज हमें एक जगह पर एलुवियल सॉइल मिल रहा है, दूसरी जगह पर सैंडी सॉइल मिल रहा है, तो इसका मतलब है सैंडी सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो एक डिफरेंट है, और एलुवियल सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो डिफरेंट है। इसीलिए वो एक सैंडी सॉइल बना है और एक एलुवियल सॉइल बना है। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट रॉक सेम है और उसमें सॉइल दोनों ही एलुवियल है, क्योंकि पेरेंट रॉक सेम है, कंपोजिशन सेम है, इसीलिए सॉइल सेम बन रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं आगे। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और क्लाइमेट भी बहुत मैटर करता है कि गर्मी है वहाँ पर, सर्दी है। देखो, जो अंटार्कटिका है वहाँ पर क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी नहीं, बर्फ़ हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर हमारा उल्टा सीधे बिंदु अपोजिट है हमारा रेगिस्तान, वर्ल्ड में 3rd डिज़र्ट, जहाँ पर इतनी गर्मी है कि सॉइल सूख के सैंड बदल गया है, जो कि सैंडी स्ट्रक्चर है सॉइल का, सैंडी सॉइल कहते हैं उसे। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। मतलब जो टोपोग्राफी मतलब क्या है आपका? समझो एक हिली एरिया है, एक प्लेन एरिया है और एक हिली एरिया है। हिली एरिया का टोपोग्राफी होता है अनलोडिंग, मतलब खड़ाई, ऊंचाई, मतलब ऐसे कर्व होते हैं नीचे। और प्लेन्स का ऐसे प्लेन सरफेस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि रास्ते में गड्ढे नहीं होंगे। प्लेन सरफेस मतलब प्लेन लैंड, जो हमारा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर माउंटेनस। इसलिए टोपोग्राफी मतलब माउंटेनस, टोपोग्राफी मतलब स्लैंटिंग, स्लोपिंग, अनड्यूलेटिंग, उसे कहते हैं माउंटेनस। मतलब कैसा स्ट्रक्चर है ज़मीन का, उससे हम टोपोग्राफी कहते हैं। फिर आता है क्या? उसके बेसिस पर सॉइल फॉर्म होता है। उसके समझो, प्लेन लैंड पे सॉइल का ग्रैन्यूल्स लार्ज होता है,
वहाँ पर सॉइल इरोशन का कम होता है। और स्लोपिंग एरिया में एक बार बारिश होगा तो सब सॉइल धुल के नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स फाइन होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, वहाँ पर सॉइल स्ट्रक्चर लूज होते हैं, इसलिए टोपोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। उसके बाद क्या होता है हमारा रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल में ऑर्गेनिक, समझो एक पार्ट में कोई वेजिटेशन नहीं है, सॉइल में जो ये ह्यूमस वाला स्ट्रक्चर है, पत्ते वत्ते कुछ नहीं है, वहाँ पर पेड़ ही नहीं है, तो वहाँ से धीरे धीरे वो सॉइल सैंडी में बदल जाएगा, वो सैंडी सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं रहेगा, कोई लाइफ नहीं रहेगा, कुछ मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर कोई सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता। इस तरह से रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फैक्टर सॉइल मैनेजमेंट का। और जहाँ पर एलुवियल प्लेन्स होता है तो वहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करने की प्रयोजन नहीं होता, तो वहाँ पर रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखो सॉइल का भी एज होता है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो सॉइल का डेटिंग, जैसे कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, तो सॉइल कितना एज पुराना है कितना एज नया है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस से। सो एक सॉइल को तैयार होने में कितने वर्ष लगे हैं और कितने पुराना मिट्टी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा सॉइल बनेगा। तो इसका एक चार्ट भी दिया गया है, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मैंने कहा एक टाइप का सॉइल मिलता है पेंटार्क्टिका में, एक मिलता है रेगिस्तान में, एक मिलता है माउंटेनियस एरिया में, एक मिलता है टेम्परेट सेमी टेम्परेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर एक इन डिटेल्स चार्ट दिया गया है सॉइल को अच्छे से समझने के लिए। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करते हैं, कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। सो पेरेंट रॉक क्या क्या मतलब परमिएबिलिटी मतलब क्या आपको पता है, रिमाइंड कीजिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। परमिएबिलिटी मतलब है सॉइल कितनी रेट पे और किस हद तक वाटर को सोक करने का क्षमता रखती है, इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करते हैं, सॉइल का रंग कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब नाइट्रेट ज़्यादा होगा कि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, वो निर्भर करेगा हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिर मिनरल्स, उस सॉइल के नीचे कैसे मिनरल्स पाए जाएंगे, कौन सा अर्थ मिनरल्स पाए जाएंगे, पेरेंट रॉक जैसा होगा मिनरल्स वैसे ही डेवलप करेगा। समझिए सैंडी एरियाज में जिंक, कॉपर ये सब ज़्यादा मिलता है, और जो ह्यूमिड एरियाज होता है वो वहाँ कुछ और मिनरल्स मिलते हैं, तो ये चीज़ डिफ़र करती है। एंड परमिएबिलिटी मतलब पेरेंट रॉक की वजह से सॉइल कितना पानी सोक कर सकता है या नहीं कर सकता है वो डिटरमाइन होगा। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमन फॉर्मेशन। सो क्लाइमेट के वजह से मतलब क्लाइमेट फैक्टर्स कौन कौन होता है, कितनी बारिश हो रही है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है सैंडी सॉइल बन गया, डेजर्ट बन गया, बहुत बारिश है तो वो मेघालय जैसा सॉइल बन गया, टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से सॉइल का फ़र्क होता है, रेट ऑफ वेदरिंग देखना पड़ता है, रिलीफ, ऑल्टीट्यूड, स्लोप एंड डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। देखिए मैंने अभी क्या कहा, स्लोपी ज़मीन में अगर कोई भी हवा दे, कोई भी फ्रॉस्ट आए, कोई भी बारिश आए, सब सॉइल धुल के नीचे आ जाता है, लोअर स्लोप्स पे आ जाता है। सो रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। तो कितना हाइट है कितना स्लोप है वो भी सॉइल कितना इकट्ठे होकर रह रहा है वो हमको बता सकता है। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मैंने अभी क्या कहा था, आप एक बार झट से रिमाइंड कीजिए कि ह्यूमस क्या है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो जो सॉइल पे मिलते हैं उससे जो स्ट्रक्चर बनता है सॉइल का, उससे जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन बनता है, वो जो लेयर होता है टॉप मोस्ट पार्ट का। आप एक बार इस पार्ट को देख लीजिए, टॉप मोस्ट पार्ट होता था टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन, तो इसे कहते हैं अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब कितना फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में मिलता है, जितना फ्लोरा फोना होगा, जितना पेड़ होगा उतना पेड़ के पौधे पड़ेंगे, वो मिट्टी में मिलेंगे, जितने एनिमल्स होगा वो मरेंगे, वो डिके होकर मिट्टी में मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे सॉइल में। तो ऐसे हम ह्यूमस फॉर्मेशन को वो चीज़ अफेक्ट करते हैं, क्या, फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल। जितना टाइम बनेगा उतना सॉइल का थिकनेस बनेगा। नए फॉर्म हुआ गया सॉइल तो प्रोफाइल लूज रहता है, उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन नहीं रहता। जितना सॉइल ओल्ड होता है उतना स्ट्रॉन्ग बनता है और उतना ही उसका स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसका बेड रॉक या पेरेंट रॉक स्टेबल हो जाता है और उतना वो थिक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल
एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉयल का घटना मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो सॉयल डिग्रेडेशन किसे कहते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। जब सॉयल इरोशन भी से कह सकते हैं, सॉयल को अगर हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, ज़्यादा पेड़ काट देंगे या ज़्यादा सरफेस रन ऑफ होगा तो सॉयल का स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा और उसकी तरह से सॉयल डिग्रेड हो जाएगा। सॉयल डिग्रेड्स ये क्वांटिटी के भी हो सकता है, क्वालिटी में भी हो सकता है। समझिए, एक प्लेस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विंटर में स्नोफॉल हो रहा है तब एक सॉइल का क्वालिटी होगा, समर में स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो तब एक सॉइल का क्वालिटी होगा। तो सॉइल इरोशन एंड डिप्रेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स नहीं, नेचुरल फैक्टर्स भी है जो डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल को कॉज करता है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, जो कि ह्यूमन फैक्टर्स होता है, ओवरग्रेजिंग ह्यूमन फैक्टर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वाश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। देखिए यहाँ पर ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स मिला के दे दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेज करेंगे तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है तो लूज हो जाएगा, क्योंकि ग्रास नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो रूट्स नहीं रहेंगे, सॉइल को होल्ड करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने के लिए बोलते हैं। सॉइल को होल्ड करने कोई नहीं रहेगा तो सॉइल लूज हो जाएगा, ज़्यादा इरोशन हो जाएगा, वहाँ पर सॉइल लेयर डैमेज हो सकता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार देता है, सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड कर देता है। केमिकल सॉल्ट्स ये सब इंक्रीज कर देता है। रेन वाश, ज़्यादा रेन होगा तो वहाँ से सॉइल धुल के मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब सॉइल धुल के लोअर स्लोप्स में आ जाएगा, सॉइल धुल के हट जाएगा, इसलिए सॉइल स्ट्रक्चर थिन होता चल जाएगा। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, लैंडस्लाइड होगा, फ्लड होगा, सभी से हमारा क्या होगा, सॉइल डिग्रेड होगा। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कॉन्जर्वेशन, कुछ मेथड्स दिया गया है कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों? पहला है मल्चिंग, अच्छे से समझना होगा। मल्चिंग, the bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. सॉइल की मॉइस्चर की घटती ना हो, कोई कमती ना हो, इसीलिए बेयर ग्राउंड में प्लांट का ग्राउंड में स्ट्रॉ मतलब क्या, समझिए ये एक प्लांट हो गया आपका, इसके ग्राउंड में ताकि सॉइल मॉइस्चर रिटेन हो सके। स्ट्रॉ मतलब है जो आपको काऊ शेड्स में देखने के लिए मिलता है ना, जो खड़ होता है, वही है बिछाया देता है, क्योंकि वो जो एयर है वो सॉइल में जाने के लिए रोक देता है, तो सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। तो ये कौन सा केस में काम आएगा, जहाँ पे समझिए बारिश नहीं होता, वहाँ पे पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है, तो पानी देने के बाद हे दिया रहता है जो जाके वो पानी सॉइल में होल्ड हो, मॉइस्चर बने रहे और प्लांट्स भी अच्छा ग्रो करें। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, और व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कंटूर बैरियर्स क्या होता है? स्टोन्स, ग्रास, soil are used to build barriers along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. देखिए contour प्लान का पिक्चर दिया गया है। Stone, grass and soil are used to build barrier along the contours. तो देखिए इसको समझने के लिए हमें समझना होगा contours क्या होता है। So contours क्या होता है समझ लीजिए। देखिए contours मतलब लाइन that adjoins places of equal height. नोट कर लीजिए, मतलब एक लाइन जो कि इक्वल हाइट के प्लेसेस को ज्वाइन करता है। देखिए कॉन्टोर प्लाविंग एक्चुअली हिल एरियाज के स्लोप्स में होती है। सो जो एरिया जो इक्वल हाइट वाला एरियाज होते हैं वहाँ पर स्टोन्स, ग्रास, सॉयल यूज़ किया जाता है बैरियर्स की तरफ। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। समझिए क्योंकि स्लोप है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्रॉप्स है शायद,
पकड़ लो क्रॉप से यहाँ पर ट्रेंच किया गया है, क्योंकि स्लोप है, पानी देंगे तो आधा पानी नीचे चले जाएंगे, तो इसीलिए स्लोप्स किया गया है वहाँ पर बैरियर से, जहाँ पे पानी जो एक्स्ट्रा पानी जो नीचे बहता हुआ जा रहा है वो कलेक्ट होता है, ताकि वो वेस्ट ना हो और आगे वाले प्लांट्स को काम आ सके। कोई स्लोप है ना यहाँ पर, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ टेरेस फार्मिंग, बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन दैट। लाइन दैट जॉइंट्स प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट, मतलब इक्वल एलिवेशन स्लोप में जो फार्मिंग होता है, जो हिल स्लोप्स में फार्मिंग होता है, जहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है क्या, कॉन्टोर प्लाविंग। वहाँ पर कॉन्टोर बैरियर्स होता है, वो बैरियर से ट्रेंच की तरह होता है, जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है जो कि नीचे फ्लो होता हुआ आता है। नेक्स्ट है रॉक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. So rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. देखिए रॉक डैम मतलब क्या, सॉयल लॉस और गलीज प्रिवेंट करने के लिए पत्थर को इकट्ठे किया जाता है, वो एक साथ लाके इकट्ठे करके एक जगह रख दिया जाता है, ताकि पानी जब फ्लो हो वो रॉक से रुक जाए और सॉयल लॉस ना हो। वो रॉक अगर रहा तो सॉयल अगर लॉस होने की तरफ जाएगा भी तो वो रॉक्स में अटक जाएगा। सॉयल लॉस होगा तो क्या होगा, गलीज फॉर्म होगा। तो सॉयल नहीं लॉस होगा तो गलीज भी नहीं फॉर्म होगा, और सॉयल लॉस होकर जो एक डीप खाई की तरह होता है ना, उसे गलीज कहते हैं, तो जो कि बहुत बुरा है प्लांट्स के लिए। तो अगर हम रॉक्स पाइल अप कर देंगे तो सॉइल लॉस नहीं होगा, पत्थर की वजह से मिट्टी वही के वही रहेंगे और गलीज भी फॉर्म नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट बात है टेरेस फार्मिंग पर। ये आपको कम ज़्यादा पता ही होगा। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। टेरेस की तरह, सीढ़ियों की तरह फार्मिंग होता है। फ्लैट सरफेस में क्रॉप ग्रो होता है, पानी आ जाता है, वो पानी फिर नीचे आता है, नीचे वाला क्रॉप को पानी में मिलता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके नीचे वाले क्रॉप को पानी मिलता है, ऐसे ऐसे करके वो एंड तक आता है, ताकि सारे क्रॉप को पानी मिल पाए। टेरेस फार्मिंग की तरह, सीढ़ियों की तरह होता है। दे रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, क्योंकि एक पार्ट से सॉइल जाता है वो दूसरे पार्ट में स्थिर हो जाता है, वो दूसरे पार्ट में सेटल होता है, अल्टीमेटली सॉइल लॉस कम होता है। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग। कोई अगर डाउट हो मुझे पूछ लेना। इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. तो different crops are grown in alternate rows at different times to protect the soil from rain wash, क्योंकि देखिए हर वक्त तो क्रॉप्स नहीं होंगे, तो अगर जब ऑफ सीज़न होगा तो तब तो क्रॉप्स नहीं होंगे, तो बारिश होगा तो मिट्टी वॉश हो जाएगा। इसीलिए इंटरक्रॉपिंग मतलब जिस टाइम पे ऑफ सीजन है तब भी एक क्रॉप हमें ग्रो करना होता है, ताकि सॉइल को होल्ड रहे और सॉइल वॉश ना हो। नेक्स्ट आता है कॉन्टूर प्लाविंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। देखिए मैंने पहले भी कहा था कॉन्टूर प्लाविंग, हिल स्लोप के चारे पास से गड्ढा खोदना, गड्ढा मतलब छोटा सा गड्ढा खोदना, एक डीप सरफेस क्रिएट करना जहाँ वाटर कलेक्ट होगा। इसी तरीके से सॉइल जो इरोड होते हुए आ रहा है वो वहीं पर कलेक्ट होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर वो भी वेस्ट नहीं होगा, वहीं पर कलेक्ट हो सकता है। इसे कहते हैं कॉन्टूर प्लाविंग। वो कॉन्टूर फार्मिंग से वो आप रिलेट कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए बीच में छोटे छोटे क्रॉप्स हैं, कोस्टल ड्राई रीजन्स क्रॉप्स ट्रीज एक एज से बहुत लंबे लंबे ट्रीज लगा दिए जाते हैं। क्यों? ताकि विंड जब आए ना वो ट्रीज पर अटक जाए, वो छोटे छोटे क्रॉप्स के ऊपर ना आए, वो उसको उखाड़ ना दें। ज़्यादा विंड होगा, ज़्यादा बारिश होगा तो वो बड़े ट्रीज पर आके सह जाएगा, और अगर इफेक्ट भी आया तो बहुत कम इफेक्ट होगा छोटे क्रॉप्स को। इसीलिए साइड में बैरियर की तरह ट्रीज को प्लांट किया जाता है, ताकि वो एक प्रोटेक्टेड रहे, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं प्रोटेक्टेड रहे। समझिए यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़, तो विंड आएगा, रेन आएगा स्ट्रॉन्ग, तो इस ट्रीज से आ जाएंगे। अगर आएंगे भी तो बहुत कम इफेक्ट होगा, इन क्रॉप्स को सराउंड कर दिया जाता है पूरा जगह को। तो इसीलिए वो शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, कि शेल्टर एक बेल्ट बना दिया जाता है बड़े बड़े ट्रीज़ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पार्ट में लास्ट बचा है एक छोटा सा एक्टिविटी।
Take 2 trays A and B of the same size, make 6 holes at one end of these trays and fill them with the same amount of soils. 6 छेद करना है 2 में और सॉइल में फिल करना है. Leave the soil in tray 1 bare while sow wheat or rice in the part 2, मतलब part B. So when the grain in the tray B has grown a few centimeters high, जब थोड़े थोड़े sprouts आने लगे हैं, थोड़ा grow होने लगे हैं, place both the trays in a way that they are on a slope. एक स्लोपिंग कंडीशन में pour 1 mug of water. तो क्या मिलेगा हमें जहाँ पर प्लांट्स है, मेन क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लांट्स रूट्स को होल्ड करते हैं, मतलब रूट्स प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर सॉइल इरोशन कम होगा. तो स्लोपिंग कंडीशन में अगर हम पानी देंगे जहाँ पर प्लांट्स नहीं है वहाँ पर ज़्यादा सॉइल गिरेंगे नीचे, और जहाँ पर प्लांट्स है वहाँ पर कम सॉइल गिरेंगे. तो हम क्या समझे यहाँ पर कि प्लांट्स लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि प्लांट्स के रूट्स की वजह से, उसके ग्रिप की वजह से सॉइल इरोशन कम हो जाता है बहुत. तो नेक्स्ट आता है वाटर. तो इससे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे हौसला मिलता है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट सेशन पर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.